एपिथेलियल टिश्यू हमने डील कर लिया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम डील करने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, एक ऐसा बॉडी का टिश्यू जो और टिश्यूज को सपोर्ट करता है। पहला तो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ही ये है, कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी पर्टिकुलर चीज से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में हेल्प करना है, सपोर्ट करने में हेल्प करना है, एंकरेज देने में हेल्प करनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंकरेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अगर इस कनेक्टिव टिश्यू को हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो ये बेसिकली मीजोडर्म से डिराइव हुआ। कहां से डिराइव हुआ? एक एम्ब्रियोनिक लेयर जिसका नाम मीजोडर्म है, उस मीजोडर्म से आपके पास कहीं ना कहीं ये अराइज हुआ और एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से एग्जैक्टली में अराइज हुआ। इसीलिए हर्टविग ने इसको मीजेनकाइम का नाम दिया। तो connective tissue is also being termed as a mesenchyme which is basically originated from the embryonic mesoderm। सबको पता है जी, एम्ब्रियो जब बनती है उसी दौरान में आपके पास कहीं ना कहीं जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस चलती है तो उस दौरान में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है और उन्हीं पर्टिकुलर एक्टो, एंडो और मीजोडर्म से कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। तो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से यहां पर कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अब क्या लिखता है, हमारी बॉडी में जो टोटल बॉडी वेट है उसका 30% हिस्सा, 30% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। मसल जो है वो आपके 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एपिथेलियम आपके पास 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और नर्वस आपके पास टिश्यू जो है वो आपके पास 10% उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको टोटल बॉडी वेट के अंदर मिलती है। तो 30% बॉडी वेट की जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके पास में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा जरा क्या लिखता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 प्रकार का बताया गया। देखिए, अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म दैट इज एग्जिस्टिंग इन द कनेक्टिव टिश्यू। साइटोप्लाज्म जो है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको यहां पर एक नाम दे दिया जाएगा। उसका नाम क्या लिखेंगे? दैट इज मैट्रिक्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो मैट्रिक्स किस तरह का है उसके बेस के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। एक है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन और थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। अब ध्यान दीजिएगा, कई बुक्स के अंदर बहुत सारा अलग अलग प्रकार से आपके पास इस टाइप्स के बारे में बताया होगा। जैसे बहुत कॉमनली एक लिखा होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है और दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास 2 चीजें आती हैं। एक आती है आपके पास पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन या स्केलेटल टिश्यू, वहां पर वर्ड लिखा होगा, और दूसरा आपके पास लिखा होगा दैट इज कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर या वस्कुलर टिश्यू वर्ड यूज किया होगा। तो ये दोनों के दोनों एज सच में दैट इज कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन एंड कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर, ये दोनों के दोनों सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा अंतर कहां पर एग्जैक्टली में मिलता है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सॉफ्ट होती है। ठीक है जी, और आपके पास फाइबरस है। इसका मतलब फाइबर भी प्रेजेंट मिलते हैं और फाइबर के साथ साथ में जो आपके पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आपके पास सॉफ्टवेयर होती है। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आपके पास यहां पर क्यों एग्जैक्टली में मिलती है? क्योंकि आपके पास मिनरलाइज्ड कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आपको नहीं दिखाई पड़ता है। मिनरल्स मीन बाय एलिमेंट जो है वो आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर, मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आपके पास कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन के बारे में बात करेंगे तो यहां पर जो मैट्रिक्स होगी वो सॉफ्टवेयर नहीं होगी, वो आपके पास कहीं ना कहीं हार्ड होना शुरू हो जाएगी। कारण है वहां पर मिनरलाइज्ड सब्सटेंसेस आपको ज्यादा मिलेंगे, एलिमेंट्स की मात्रा आपको ज्यादा मिलती है और इन्हीं पर्टिकुलर मिनरल की डेपोजिशन की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू जो आपके पास है उसका जो मैट्रिक्स है वो आपके पास सॉफ्ट से हार्ड होना शुरू हो जाती है। और तीसरा आपके पास आती है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। तो यहां पर जो आपके पास मैट्रिक्स है वो टोटली लिक्विड होती है और फाइबर्स यहां पर आपके पास एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। अदरवाइज जो आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें भी आपको फाइबर मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन में भी फाइबर मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्टवेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन के अंदर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सॉफ्ट नहीं होगी, वो हार्ड होगी क्योंकि मिनरल की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर के अंदर लिक्विड ही आपके पास जेली लाइक सब्सटेंसेस ही आपके पास कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फाइबर जो है आपके पास कहीं ना कहीं यहां पर एब्सेंट मिलेंगे जो आपके पास स्केलेटन और प्रॉपर वाले में आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए,
अब आपके पास एक एक चीज को हम डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से डिटेल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। पिछले 2018-19 का अगर आप पेपर देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए, पहला है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। तो मैंने पहले कह दिया यहां पर कि मैट्रिक्स है वो सॉफ्टर होगी और फाइब्रस कंपोनेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मेनली जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें 3 कंपोनेंट आपको मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं, सेकंड आपके पास फाइबर हो सकती है, और तीसरा आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो 3 चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या चीजें मिल रही हैं? कुछ सर्टेन सेल्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, सेकंड फाइबरस कंपोनेंट मिलेगा, और तीसरा आपके पास मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा हम यहां पर डील करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जैक्टली में जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मिलते हैं या कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले सेल का नाम है दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है वो फाइब्रोब्लास्ट है, जो सबसे लार्जेस्ट सेल है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो 2 चीजें हो गई, लार्जेस्ट भी सेल है और मैक्सिमम नंबर में पाया जाने वाला भी सेल है। ये क्लियर हो गई। इसकी शेप जो है वो इररेगुलर होती है, इसकी कोई शेप ऐसा सच में डिफाइंड नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ में अगर डिफाइंड शेप नहीं भी है उसके बावजूद जो सेल बॉडी है और जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों के दोनों आपके पास ओवल शेप के मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शेप जो है वो इररेगुलर ही आपको मिलेगी। क्लियर हो गया। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट यहां से वो है कि यहां पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा होती है इस पर्टिकुलर फाइब्रोब्लास्ट में वो ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए आपके पास ये पर्टिकुलर जो फाइब्रोब्लास्ट है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और यहां पर जो प्रोटीनियस कंपोनेंट वो सिंथेसाइज कर रहे हैं वो फाइब्रस कंपोनेंट है। तो फाइबर्स की फॉर्मेशन करने का काम एग्जैक्टली में फाइब्रोब्लास्ट सेल आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो हमें मालूम है कि फाइबर बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ वाला है तो एग्जैक्टली में प्रोटीन की सिंथेसिस ही हमें कर देता है। तो ये भी क्लियरली आपको पता होना चाहिए। जितना मैट्रिक्स सब्सटेंस होती है उसको बनाने का काम भी आपके पास यही फाइब्रोब्लास्ट सेल आपको करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्लियर हो गया। कुछ समय के बाद में जब फाइब्रोब्लास्ट सेल अपना फंक्शन करना धीरे धीरे कर बंद कर देता है और इनएक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है, तो उन्हीं ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को हम फाइब्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो फाइब्रोसाइट क्या हुए आपके पास? इनएक्टिव सेल्स हैं जो आज की डेट में किसी फाइबर की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ना तो कोई मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर पाएंगे, तो उनको हम फाइब्रोसाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई जी। इसके अलावा जो लास्ट कंसिडरेशन में आप लेकर चलेंगे, ये एक डिबेटेड आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूंगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है कि ये बताइए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, अनडिफरेंशिएटेड सेल जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं वो 2 होते हैं। एक आपके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है और दूसरी मीसेनकाइमल सेल होती है, हम आगे डील करेंगे उसको। लेकिन दोनों में अगर आपको पूछा जाए कि एग्जैक्टली में टोटली अनडिफरेंशिएटेड जो सेल है कनेक्टिव टिश्यू का वो कौन सा है, तो मीसेनकाइमल सेल होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल एज सच में पूरी तरह से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के नहीं है। क्यों? अब देखिए, एक मतलब समझने की कोशिश करेंगे अनडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अनडिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ आगे जाकर उस सेल से कोई भी चीजें अभी नहीं बन पाई हैं, ठीक है, लेकिन उस सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर वो डिफरेंशिएट कर जाए तो डिफरेंशिएट करने के ऊपर कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के वो सेल बना सकता है जो कुछ पर्टिकुलर चीजों की फॉर्मेशन करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर से मेरे समझने की कोशिश करिएगा जो मैंने कहा। अनडिफरेंशिएशन का मतलब हुआ सेल के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली में कुछ नए सेल बना सकता है, लेकिन अगर उसको कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए तो कहीं ना कहीं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल अब डिफरेंशिएट कर नए वाले सेल बनाएगा, और वो सेल कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन आपको परफॉर्म करते हुए बॉडी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो आपके पास अनडिफरेंशिएटेड सेल है कनेक्टिव टिश्यू के, लेकिन जब वो डिफरेंशिएट करते हैं तो सिर्फ 2 ही टाइप के सेल एग्जैक्टली में आपको बना कर देते हैं। एक का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरे का नाम है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन को सिंथेसाइज करने में या प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होते हैं वो कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो है तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जब वो डिफरेंशिएट करेगा किसी स्टिमुलस की मदद से तो 2 ही तरह के सेल बना कर देगा, एक ऑस्टियोब्लास्ट और एक कॉन्ड्रियोब्लास्ट। लेकिन
जो मीजनकाइमल सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के टोटली अनडिफरेंशिएटेड सेल कनेक्टिव टिश्यू के इसलिए कहलाते हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं, अगर आपके पास मीजनकाइमल सेल डिफरेंशिएट कर जाए तो वो किसी भी प्रकार का सेल एग्जैक्टली में कनेक्टिव टिश्यू का वो बना सकता है, इंक्लूडिंग दी फाइब्रोब्लास्ट। अब जरा इस डायग्राम को देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर सारे के सारे सेल्स और हर चीज के बारे में, जो फाइब्रस कंपोनेंट होता है उसके बारे में बताया हुआ है। देखिए ये है आपके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल की शेप जो है वो कोई डिफाइंड आपको नहीं मिल रही है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस मिलती होती हैं। मैंने पहले कह दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इसके अंदर मात्रा ज्यादा होती है, तो फाइबर बनाते हैं। अब फाइबर कौन से बना रहे हैं, क्वेश्चन आ गया ना, फाइबर कौन से बना रहे हैं। तो देखिए पहला फाइबर जो ये बनाने की कोशिश करते हैं वो है कोलेजन, सेकंड आपके पास इलास्टिन फाइबर को बनाने में मदद करते हैं, और तीसरा आपके पास रेटिकुलिन फाइबर को। इसका मतलब ये हुआ फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन भी बना लेते हैं, इलास्टिन भी बना लेते हैं और रेटिकुलिन भी बना लेते हैं। अब अंतर कैसे पता लगेगा कि कौन सा कोलेजन है, कौन सा आपके पास एग्जैक्टली में इलास्टिन है, कौन सा आपके पास एग्जैक्टली में रेटिकुलर फाइबर्स हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर फाइब्रोब्लास्ट की अरेंजमेंट अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेट फैशन में आपको मिलती है, तो देखिए मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक लेयर फाइब्रोब्लास्ट की है, दूसरी लेयर आपके पास नीचे फाइब्रोब्लास्ट की लगी हुई है, तो क्या आपके पास जो एग्जैक्टली में ये फाइबर बनाएंगे, क्या ये फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब आपके पास जो फाइबर बनेंगे उनके पैरेलल बंडल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कोलेजन फाइबर में जो फाइब्रोब्लास्ट की अरेंजमेंट होती है वो लीनियर फैशन में आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन जब इलास्टिन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास फाइब्रोब्लास्ट जो होंगे वो कहीं ना कहीं क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं। क्लस्टर का मतलब गुच्छों में अरेंज होंगे, और गुच्छों में अरेंज होने की वजह से एग्जैक्टली में जो आपके पास फाइबर होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। तो आपके पास अनपैरेलल्ड बंडल फाइबर्स आपके पास दिखाई पड़ते हैं, और जहां पर भी अनपैरेलल्ड बंडल फाइबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो होंगे इलास्टिन फाइबर, और जहां पर आपके पास लीनियर फैशन में फाइब्रोब्लास्ट अरेंज होंगे और पैरेलल बंडल्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो हो गए आपके पास कोलेजन फाइबर। जो रेटिकुलिन फाइबर्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी हो जाती हैं, और जो आपके पास मेशवर्क बनता है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एज कंपैरिजन टू इलास्टिन एंड दी कोलेजन। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिएगा सेल्स के बारे में यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू में। तो देखिए मास्ट सेल भी होते हैं, आपके पास मैक्रोफेज भी होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, मीजनकाइमल सेल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स दिखाई पड़ रहे हैं, एडिपोसाइट्स दिखाई पड़ रहे हैं, और प्लाज्मा सेल। ये मेनली आपके पास सेल जो एग्जैक्टली में कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सेल है आपके पास प्लाज्मा सेल्स और दी कार्ट व्हील सेल। अब देखिए इनका नंबर बहुत ज्यादा कम होता है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अमीबोइड शेप के होते हैं, अमीबा तो देखा होगा ना सबने, जिसकी शेप एग्जैक्टली में पूरी तरह से फिर से डिफाइंड नहीं है, तो अमीबोइड शेप लिख दिया आपके पास एक तरह से प्लाज्मा सेल के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है कि इनको कार्ट व्हील सेल क्यों कहा गया, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। क्रोमेटिन मटीरियल इज अरेंज्ड लाइक स्पोक्स इन अ व्हील, सो इट इज कॉल्ड एज द कार्ट व्हील सेल्स। अब ध्यान दीजिए, साइकिल का टायर तो देखा होगा सबने, है ना, तो टायर में सेंटर में आपके पास एक पर्टिकुलर जो चीज है जिसके साथ में आपके पास कहीं ना कहीं छोटी छोटी पाइप्स जुड़ी होती हैं, जुड़ी देखी है ना सभी ने। तो आपके पास ये जो पाइप्स हैं जो आपके पास इनर व्हील को आउटर व्हील से जोड़ रही हैं, इनको स्पोक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पोक्स कहते हैं। अब सेम फंडामेंटल यहां पर भी है। प्लाज्मा सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमेटिन मटेरियल स्पोक फॉर्म में आपके पास अरेंज है इन व्हील्स, सो इट इज बीइंग टर्म्ड एज द कार्ट व्हील सेल्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्रोमेटिन मटेरियल के अरेंजमेंट स्पोक्स की फॉर्म में आपको व्हील्स के अंदर दिखाई पड़ती है, इसीलिए आपके पास प्लाज्मा सेल को कार्ट व्हील सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई जी? अब जरा ध्यान दीजिएगा एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल नंबर 2 क्या लिखता है। According to the research, these cells are formed by the division of the lymphocyte, so they are also called as the clones of lymphocyte। ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होता है। सबने पढ़ा है कि लिम्फोसाइट जो ब्लड सेल आपके पास है उनके अंदर आपके पास पाए जाते हैं,
तो लिम्फोसाइट बेसिकली आपके पास दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनते हैं बोन मैरो में, मेच्योरिटी आपके पास बी लिम्फोसाइट की बोन मैरो में होती है, टी लिम्फोसाइट की थाइमस में होती है। अब होता क्या है, बी लिम्फोसाइट एज सच में एक्टिव सेल नहीं है। बी लिम्फोसाइट सर्टेनली आपके पास डिफरेंशिएट करते हैं और आपके पास एक एक्टिव बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करते हैं, और उसी एक्टिव बी लिम्फोसाइट को हम एग्जैक्टली में प्लाज्मा सेल के नाम से जानते हैं। और यही प्लाज्मा सेल एग्जैक्टली में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन, सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट करने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट को हम प्लाज्मा सेल के नाम से जानते हैं, या आपके पास इनको क्लोन्स ऑफ लिम्फो, क्लोन का मतलब क्या होता है, उसी की कार्बन कॉपी है पूरी तरह से, लेकिन एग्जैक्टली में जो बी लिम्फोसाइट है वो आपके पास एज सच में पूरी तरह से फंक्शनैलिटी विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मा सेल ही आपके पास कर देते हैं। हमने पढ़ा है ये कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो आपके पास एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बी लिम्फोसाइट एज सच में अपने आप में इनएक्टिव होते हैं। जब वो आपके पास एक्टिव हो जाएंगे तो आपके पास एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं किस चीज की फॉर्मेशन होगी, प्लाज्मा सेल की, और वही प्लाज्मा सेल एग्जैक्टली में आपको एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई, फिर से मैं रिपीट कर दूं अगर आपको नहीं समझ आया हो। देखिए क्या होता है, ब्लड तो सबने पढ़ा होगा, तो ब्लड के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं WBCs पढ़े हैं आपने, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा है ना, ल्यूकोसाइट के बारे में, या फिर तो आपके पास दो तरह के सेल होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में आपने लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा होगा, और लिम्फोसाइट बेसिकली दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनते बोन मैरो में है, मेच्योरिटी आपके पास बी लिम्फोसाइट की बोन मैरो में होती है और टी लिम्फोसाइट की थाइमस के अंदर होती है। बिल्कुल सही हो गया जी। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा यहां पर मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये चेंज कर दिया कि बी लिम्फोसाइट एज सच में एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट अपने आप में एक इनएक्टिव सेल है, जब वो एक्टिव होता है तो एक अनदर फॉर्म ऑफ सेल के अंदर चेंज होता है जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। इसीलिए प्लाज्मा सेल्स को क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट, क्लोन क्या होता है, कार्बन कॉपी ना, तो बी लिम्फोसाइट की एक कार्बन कॉपी है, उस कार्बन कॉपी का नाम प्लाज्मा सेल है, और यही प्लाज्मा सेल एग्जैक्टली में फंक्शनल है, और ये फंक्शनलिटी क्या करते हैं, प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाने के लिए कहीं ना कहीं यही प्लाज्मा सेल आपके पास रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, तीसरा आपके पास जो सेल एग्जैक्टली में यहां पर है, तो देखिएगा वो है मास्ट सेल के बारे में। देखिए इनको आपके पास मेस्टोसाइट भी कहा जाता है। अगेन इनकी जो शेप है अमीबोइड होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, न्यूमरस क्वांटिटी तो इनकी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो आपको यहां से याद रखनी है, क्या लिखता है, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही फंक्शन करते हैं जैसा बेसोफिल करते हैं। तो बेसोफिल क्या हुए, WBC में जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट की क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं। तो मास्ट सेल टोटली स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल बेसोफिल सेल की तरह ही होते हैं। और बेसोफिल की खासियत क्या है, उनके अंदर आपके पास 2 to 3 लोब्ड एस शेप्ड न्यूक्लियस मिलती है। हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है उससे, ना हम ज्यादा उसके बारे में डील करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि मास्ट सेल की जो फंक्शनैलिटी है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो ध्यान दीजिएगा, मास्ट सेल एग्जैक्टली में 3 चीजों को सिक्रीट करता है। कौन कौन सी, एक आपके पास हिस्टामीन, सेकंड आपके पास सीरोटोनिन, यहां SCEO लिखा है, ये SERO है, ठीक है, सेकंड है सीरोटोनिन, और थर्ड है हेपरिन। तो 3 substances that are being released by the mast cell or the mastocyte which are being similarly being released by the basophils also. मीन बाय बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों के दोनों हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन को रिलीज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है ना, जरा ध्यान दीजिए। पहला सब्सटेंस जो हिस्टामिन रिलीज किया, वो हिस्टामिन एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है और वो आपके पास वेसोडाइलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिस्टामिन इज अ आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर। अब वेसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, वेसो इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड वेसल, डायलेटर का मतलब होता है जहां से डायामीटर इंक्रीज होता है। तो ब्लड वेसल का डायामीटर इंक्रीज करने वाला जो सब्सटेंस है वो हिस्टामिन है, और जब भी ब्लड वेसल का डायामीटर एग्जैक्टली में इंक्रीज होगा
तो आपके पास जो कैपिलरीज होती हैं उनकी परमेबिलिटी की जो पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी को बढ़ाने वाला जो सब्सटेंस आपको मिल रहा है मास्ट सेल से, उसका नाम हिस्टामीन है। अब आपके पास इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या है? ये हिस्टामीन आपके पास एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से आपको बचाने में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। जैसे मैं इसको कॉमन आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक आर्म है, आपने सपोज करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको चोट लग गई, तो चोट लगी इस साइट के ऊपर, मान लिया जी। अब मान लो कोई फॉरेन बॉडी है, मान लो कोई सैंड का पार्टिकल है, वो सैंड का पार्टिकल ही या बहुत सारे सैंड के पार्टिकल इस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर आपके पास में चिपक गए हैं। अब है तो ये फॉरेन एजेंट है, तो हमारी बॉडी की ये कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरह से इस पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट को ब्लड के अंदर ना जाने दे और आपके पास इसको बॉडी से बाहर निकाले। तो देखिए, जैसे ही फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसी दौरान में मास्ट सेल अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे और होगा क्या, इस साइट की ओर को बहुत तेजी से ब्लड की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे? मास्ट सेल सबसे पहले क्या रिलीज करेंगे? हिस्टामीन। हिस्टामीन से फायदा क्या हुआ? ब्लड कैपिलरीज जो इस पर्टिकुलर आपके पास जगह को सप्लाई करती हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड की मात्रा यहां ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। और ब्लड के अंदर क्या पड़े होते हैं? 60 to 70% न्यूट्रोफिल दैट आर फैगोसिटिक इन नेचर। तो एकदम से यहां पर न्यूट्रोफिल की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी ताकि फैगोसाइटोसिस का एक्शन जो है फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में करवाया जा सके। तो आप पक्का से ध्यान देकर चलेगा, हिस्टामीन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के दौरान में आपके पास कहीं ना कहीं आपको बचाने का काम ये करते हैं। तो मास्ट सेल जो एक पर्टिकुलर टाइप का सेल ऐसा हुआ जो आपके पास एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से आपको बचाता है। दूसरा, सेकेंड सब्सटेंस दैट इज बीइंग रिलीज्ड इज दी सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन का दूसरा नाम है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। अब ये क्या है जी? ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अब आप बोलेंगे सर पहली बार जब रिलीज हुआ हिस्टामिन तो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया। अब देखिए, ब्लड वेसल का अगर डायमीटर लगातार बढ़ा हुआ ही रहेगा तो ब्लड लॉस तो ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो बॉडी खुद से डिसाइड करती है कि कितना पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट है और उसको रिमूव करने के लिए कितनी ब्लड सप्लाई की आवश्यकता है। जब वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और बॉडी की ये कोशिश होती है कि अब ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, तो मास्ट सेल से एक और सब्सटेंस रिलीज होकर आती है जिसका नाम वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, दैट इज सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन अब ब्लड वेसल का डायामीटर कम करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए पहले ये ब्लड वेसल का डायामीटर इतना हो गया था, अब मान के चल रहे हैं ब्लड वेसल का डायामीटर इतना हो गया, कम हो गया जी ब्लड वेसल का डायामीटर। अब इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है? देखिए, फायदा ये है कि जो पर्टिकुलर इस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर जो ब्लड की मात्रा जा रही थी वो कम हो जाएगी, इसका मतलब ब्लड लॉस अब कम होगा। सेकेंड थिंग, आपके पास यहां से एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो हो रही है वो ये भी हो रही है। देखो, यहां ब्लड वेसल का डायामीटर ज्यादा था तो प्रेशर जो आपके पास ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर लग रहा था वो तो कम हो गया। मीन बाय ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। अब यहां पर ब्लड वेसल का डायामीटर अगर कम हो गया तो प्रेशर जो आपके पास ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर लगेगा वो ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। मीन बाय ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जब भी एजिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, एजिंग के साथ में होता क्या है? ब्लड वेसल का डायमीटर धीरे धीरे कर कर कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल का डायमीटर अगर कम होगा तो ऑर्गन को उतने ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाएगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है? विद एजिंग इंक्रीज होना शुरू आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान देते हुए चलें। लेकिन सीरोटोनिन ये उसी समय की हम बात कर रहे हैं जिस दौरान में कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं, उस दौरान में आपके पास सीरोटोनिन जो फंक्शन करती है वो टेम्परेरी फंक्शन है, वो कोई आपके पास फंडामेंटली प्रोलॉन्ग्ड फंक्शन नहीं होती है। क्योंकि सीरोटोनिन कुछ ही समय के लिए रिलीज होगा, ब्लड वेसल का डायमीटर कम करेगा, उस जगह के ऊपर आपके पास कहीं ना कहीं उस समय के लिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन उससे फायदा ये है कि ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होगा, इंजरी से आपके पास कहीं ना कहीं आपको बचाने में मदद मिलती है। तीसरा सब्सटेंस जो रिलीज हो रही है वो है हेपरिन। ध्यान दीजिए, एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्या है जी? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। इसको बायोमोलिक्यूल के अंदर भी हम डील करेंगे कहीं ना कहीं। ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट होते हैं जो खून के जो धत्ते बनते हैं ना,
ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, उन ब्लड क्लॉट को बनने से बचाते हैं। ठीक है जी। हेपरिन का काम क्या है? ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना है। तो हमारी बॉडी के अंदर इस हेपरिन को रिलीज करने का काम मास्ट सेल लगातार करते रहते हैं, ताकि ब्लड वेसल के अंदर कहीं भी क्लॉटिंग ना हो। तो आपके पास ये एज एन एंटी कोगुलेंट बिहेव करते हैं हेपरिन। अब हेपरिन एज एन एंटी कोगुलेंट कैसे फंक्शन करता है? कैसे फंक्शन कर रहा है? हेपरिन जो होती है वो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनने की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द कोगुलेशन, इस प्रोसेस को इनहिबिट करा देता है। तो हेपरिन क्या कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोथ्रोम्बिन एग्जैक्टली में बनती कहां है? तो लीवर में बनती है। तो लीवर में एग्जैक्टली में ये प्रोसेस को इनकम्प्लीट करवाने के लिए हेपरिन की जरूरत पड़ती है। तो हेपरिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। अब एक चीज को यहां पर ध्यान देने की भी कोशिश करिएगा। देखिए, कई लोगों की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। एक बार मान लीजिए कहीं पर इंजरी हो गई तो स्टॉप नहीं हो रही है ब्लीडिंग, तो कई बार लोग ये समझते हैं कि हाँ जी कोई और दिक्कत होगी। मैक्सिमम टाइम जो दिक्कत है वो लीवर के अंदर है। मैंने अभी कहा ना कि प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन एग्जैक्टली में कहां पर मिल रही है आपको? वो तो आपके पास लीवर के अंदर है। अगर लीवर में प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं बन रहा होगा तो थ्रोम्बिन में उसकी कन्वर्जन कैसे होगी? तो जिन लोगों को लीवर की ज्यादातर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास में इंजरी की साइट के ऊपर ब्लीडिंग का टाइम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि उस दौरान में आपके पास कहीं ना कहीं लीवर में जो इंजरी है उसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन उतनी मात्रा में नहीं बनता है कि बॉडी जो है उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर सके और ब्लड क्लॉटिंग उस दौरान में करा सके जहां पर ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि इनडायरेक्ट लिंकेज से आपको क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आते हैं आपके पास दैट इज एडिपोज सेल या फैट सेल के बारे में, जिनको हम एडिपोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एडिपोसाइट फिर से ओवल शेप्ड सेल है और इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, फैट को स्टोर करने वाले सेल का नाम एडिपोज सेल है, फैट सेल है या एडिपोसाइट है। अब ध्यान दीजिएगा, इन सेल के अंदर जो फैट है दैट इज बीइंग कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द फैट ग्लोब्यूल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट। दो तरह के फैटी एसिड आपने पढ़े, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, सबने पढ़े होंगे। कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बॉडी को नुकसानदेह होते हैं। क्यों नुकसानदेह है, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जो आपके पास छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाद में जाकर इकट्ठा होकर एक बड़ा फैट का ग्लोब्यूल बनाते हैं, और वो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यू के अंदर एक तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम क्या हुई इससे? आप सैचुरेटेड फैट लगातार कंज्यूम करते रहे, घर में जो देसी घी होता है ना वो सैचुरेटेड फैट है, तो होगा क्या, जब आप उसको लगातार खाते रहेंगे तो छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट जो हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे करके स्मॉल ड्रॉपलेट जो होंगे वो इकट्ठे होकर एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल बनाएंगे, और वो आपके पास एडिपोज सेल या फैट सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब उससे नुकसान भी हो रहा है, कुछ फायदा भी हो रहा है। देखो, पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं, नुकसान की बात बाद में करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर, ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करती है। क्या बिहेव कर रही है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है आपके पास? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दूसरा, यही फैट के ग्लोब्यूल जब हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं तो एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी काम करते हैं, तो शॉक से भी बचा सकता है। तीसरा, यही फैट के ग्लोब्यूल जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हीट जो बॉडी से लॉस हो रही होती है उसको भी प्रिवेंट करने में कहीं ना कहीं ये मददगार होते हैं। अब बात ये आई कि अगर ये तीनों काम करते हैं कि कहीं ना कहीं शॉक से बचा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बॉडी से हीट का जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करवाते हैं, तो एग्जैक्टली में ये एडिपोज टिश्यूज या आपके पास कहीं ना कहीं एडिपोज सेल या फैट सेल हमारी बॉडी में कहां है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीवर। हमारी बॉडी का जो लीवर है उसको शॉक से बचाना हमारी बॉडी की मजबूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन जो है वो आपके पास लीवर है, और मैक्सिमम फंक्शन दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ लीवर। तो लीवर को बचाने की कोशिश बॉडी सबसे पहले करती है, और कहीं ना कहीं इसको शॉक से बचाने के लिए बॉडी में उसके इनसाइड में एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा दी है। सेकंड, आपकी किडनीज।
तो किडनीज का अगर आप सरफेस देखेंगे तो वहां पर एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलती है। इसका मतलब वहां पर भी एक तरह से फैट लेयर आपको मिलेगी, और वो लेयर आपकी बॉडी के अंदर मदद करती है कि किडनी को कोई भी शॉक नहीं लगना चाहिए, और साथ ही साथ में यही फैट आपके पूरी बॉडी के अंदर जब आपके पास डिपॉजिट होता है तो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होती है उसको प्रिवेंट करने में ये मददगार है। इसीलिए हम होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो हमेशा मेंटेन रहती है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, हमारे को कोई हार्म नहीं हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमें एडजस्ट नहीं करना है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी वेरी नहीं करता है, उसका कारण ही एडिपोज टिश्यू है। अब एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, मैंने कहा था ये तो फायदेमंद चीज हुई, इसका नुकसान क्या है। देखिए, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डिजीज आती है, उस डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। वर्ड क्या यूज करते हैं मैं यहां पर लिख भी देता हूं और आप नोट भी कर लें, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्क्लीरोसिस। स्क्लीरोसिस का मतलब है किसी चीज की डेथ हो जाना, और एथेरो वर्ड इज दैट इज रिलेटेड टू द फैट। अब देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक ब्लड वेसल के अंदर फैट की डेपोजिशन, जैसे मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का जो इंटरनल लाइनिंग है उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। सबसे इंटरनल लाइनिंग को हमने क्या कहा, एंडोथीलियम है। अब एंडोथीलियम में क्या होता है, लगातार आपके पास फैट की डेपोजिशन होए जा रही है। अब होगा क्या, अगर लगातार फैट की डेपोजिशन होती रहेगी तो मान लीजिए पहले आपके पास जो ब्लड फ्लो था वो एक स्ट्रीम लाइन था, मतलब कोई टर्बुलेंसी नहीं आती थी, कोई आपके पास क्रस्ट और ट्रफ नहीं बनते थे। लेकिन अगर फैट की डेपोजिशन लगातार ज्यादा होती जाएगी तो होगा क्या, ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। मीन बाय जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक आपके पास ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए, उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि जो फैट की मात्रा है वो ब्लड वेसल में ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पीछे की ओर को आपके पास मूव ज्यादा करेगा, आगे की ओर को कम जाएगा, और अगर जाएगा भी तो फ्लो कैसी होगी, टर्बुलेंट होगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर फैट की डेपोजिशन लगातार ज्यादा होती जाएगी तो ये ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो जाएगी तो उस ऑर्गन जो है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा और वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा फंडामेंटल है कि फैट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही है, रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट है तो वो एक तरह से नुकसानदेह भी है। इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर आप पढ़ाई 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे करते हो, मेरी हमेशा आपसे रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि 2 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ाई ना करें। 2 घंटे के बाद में थोड़ा सा अवकाश लें, थोड़ा सा छुट्टी लें और आधे घंटे के लिए वॉक इन करिए, क्योंकि वॉक इन करने पर ही वो फैट जो लगातार आपके पास ब्रेक डाउन करेगी, अदरवाइज ब्रेक डाउन नहीं करेगी। धीरे धीरे कर कर बॉडी जो है वो फैट की डेपोजिशन ज्यादा करती रहेगी और ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, कोई ज्यादा चीजों को खा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा थोड़ा आप फैट कंज्यूम कर रहे हैं चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्यूज कर कर एक लार्जर फैट ग्लोब्यूल बनाते हैं और वो आपके पास एडिपोज सेल के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं, और यही आपके पास एडिपोज सेल्स बाद में जाकर नुकसानदेह करना शुरू कर देते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम लेटर ऑन जो है आपके पास होती रहती है। अब इंपॉर्टेंट नंबर फैक्टर नंबर 2 देखो क्या लिखता है, एडिपोसाइट दो तरह के हैं, एक लिखता है मोनोलॉकुलर होते हैं और दूसरे मल्टीलॉकुलर होते हैं। मोनोलॉकुलर जो है इनको व्हाइट फैट टिश्यू सेल्स कहा जाता है और मल्टीलॉकुलर को ब्राउन फैट टिश्यू सेल्स कहा जाता है। अब देखिए अंतर क्या है जी, अंतर ये है कि जो आपके पास मोनो का मतलब हुआ सिंगल, मीन बाय जो फैट का ग्लोब्यूल है वो सिंगल है और लार्ज है और सेंट्रली आपके पास प्लेस दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, एडिपो सेल है, यहां पर आपके पास फैट का ग्लोब्यूल जो है उसका साइज आपके पास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से होगा क्या, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो कम हो जाएगी और जो आपके पास न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज होंगी वो पेरिफेरी की ओर को मूव कर जाएंगी, दूर चली जाएंगे। सेंट्रली प्लेस्ड होना चाहिए था अदरवाइज तो न्यूक्लियस। तो अब क्योंकि फैट का ग्लोब्यूल जो है वो बहुत बड़ा है और सिंगल है, जिसकी वजह से उस फैट के ग्लोब्यूल ने धक्का देकर न्यूक्लियस और आपके पास अदर ऑर्गेनेलीज को कहीं ना कहीं दूर भेज दिया, सेंटर से पेरिफेरी पर आपके पास वो दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पास एडिपोज सेल आपको दिखाई पड़ता है तो आपके पास इस एडिपोज सेल की खासियत ये होगी कि ये व्हाइट फैट बनाएगा। क्लियर हो गई जी।
अब देखो नंबर 2, सेकंड आया मल्टीलॉकुलर। मल्टी का मतलब क्या हुआ, ये सेल है, इस सेल में आपके पास जो फैट के ग्लोब्यूल्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी आपको मोनोलॉकुलर एडिपोसाइट के मुकाबले में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। सेंट्रली प्लेस्ड आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लियस भी मिल सकती है और आपके पास ऑर्गेनेलिज भी मिल सकती हैं। तो आपके पास ये मल्टीलॉकुलर जो एडिपोसाइट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं ब्राउन फैट की आपको फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट में जो फैट ज्यादा बढ़िया है वो ब्राउन फैट है। क्यों ब्राउन फैट ज्यादा बढ़िया है, जरा ध्यान देने की कोशिश। यहां देखिए पूरा का पूरा सेल ही एग्जैक्टली में इस फैट ग्लोब्यूल की वजह से आपके पास एक तरह से पूरी तरह से ऑक्यूपाइड दिख रहा है, लेकिन यहां पर छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल है। अब छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल को बॉडी को ब्रेक डाउन करना ज्यादा आसान होगा